हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास से सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को। हम आज का टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए SI, कांस्टेबल, पटवारी, SSC, रेलवे और जिन भी एग्ज़ाम में GK आता है उन सभी के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ है? 23 जनवरी को हुआ है और 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ है। इन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वर्ष 1920 में इन्हें भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है 1897 में। इन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और वर्ष 1920 में भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है? 23 जनवरी को 1897 में उड़ीसा के कटक में। इन्होंने विश्वविद्यालय कलकत्ता से 1919 में अपनी स्नातक प्राप्त की। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए थे। बाद में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया, मतलब कलेक्टर बनने के बाद भी इन्होंने बोला कि हमें नहीं जच रही जॉब, हम तो अपनी खुद की नौकरी करेंगे या फिर क्या करेंगे, स्वतंत्र होंगे, पूरे भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बाद में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी में इनका कुछ विवाद हो गया था पट्टाभी सीतारामैया जी से चुनाव को लेकर। 1939 में ही इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और क्या किया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। 1941 में जर्मनी चले गए। कब गए हैं? 1941 में इन्होंने बोला हम जा रहे हैं जर्मनी, वहाँ से लेकर आएंगे मनी और अपने भारत को कराएंगे स्वतंत्र। तो 1940 में कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। इन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, जब यहाँ पर ये कम्युनल अवार्ड वगैरह आया था भारत में। उस समय आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी जर्मनी में। प्रायः इन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मतलब हरिपुरा अधिवेशन में, तब जो गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा शांति निकेतन में इनको देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी जी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है, मतलब जितने भी देशभक्त हैं वो सुभाष चंद्र बोस के आगे सब देशभक्त नहीं रहेंगे, उतने अच्छे देशभक्त नहीं हैं। तो महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा है? देशभक्तों का देशभक्त कहा है। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। 41 में जर्मनी गए थे। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। जर्मनी से मिल गया मनी, उनकी विदेश मंत्रालय ने इनकी सहायता की और 6 महीने बाद ही इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और आज़ादी के लिए वहाँ से लड़ाई लड़ते थे, भाषण देते थे, पर्चे वगैरह छपवाते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी थी। तो कब दी है? 1941 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित जो हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार है, उसको मान्यता दे दी थी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई हेतु क्या कर दी? सेना गठित करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीकी अभियान के दौरान पकड़े गए थे। जब सुभाष चंद्र बोस 1942 में जर्मनी के जनरल
इरविन रोमेल की दक्षिण अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए थे। ये भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती करके इन्होंने 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था। जितने भी भारत के युद्धबंदी थे उनको संगठित किया और 10,000 सैनिकों का एक दल बनाया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। जो 10,000 सैनिक थे ना युद्धबंदी भारतीय, उनको ही क्या कहा जाता है? द फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तो भैया हमारे इंडिया के मोहन हो, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हो या फिर कैप्टन मोहन सिंह हो, हर कहीं कुछ ना कुछ बवाल कर रहे हैं, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई है। वे ब्रिटेन के भारतीय सेना के अफसर थे, मतलब ब्रिटेन में थे लेकिन कौन थे? भारतीय सेना के अफसर थे। जब ब्रिटिश सरकार पीछे हट गई तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। भैया ब्रिटेन तो भैया थे ही, ब्रिटेन सरकार बिल्कुल डर जाती थी थोड़े से हिंदुओं के आतंक को देखकर। तो जहाँ बहुत सारी सेना आई तो ब्रिटिश सेना ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा कि भाई पीछे हट जाओ। उनकी सेना हट गई। ये तो मोहन सिंह थे, भारतीय थे, इन्होंने कहा हम नहीं हटेंगे। अच्छा सामने से जापानी सेना आ रही है, चलो हम भी मुड़कर जापानी सेना के साथ हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? जापानियों के साथ ही स्टार्ट मिल गए। जापानियों ने जब भारतीय सेना को मोहन सिंह के सपुर्द किया तो उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। तो जो जापानी सरकार थी उनके पास भी कुछ भारतीय सैनिक थे। उन्होंने बोला, जैसे ही मोहन सिंह को देखा कि भैया वाह आप तो हमारे साथ शामिल हो गए, एक काम करते हैं जितने भी आपके भारतीय सैनिक हैं हम आपको वापस कर देते हैं और आप उनको भर्ती करके क्या बनाइए? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कीजिए। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हो गई। दिसंबर 1941 में क्या हुआ? जो उत्तरी मलय है जंगल है वहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह की कुछ पंजाबी रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हो गई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फ्रीज पैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी पीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दे दिया गया। तो अब एक सैनिक टुकड़ी थी पंजाबी वालों की, पंजाब रेजिमेंट की जो टुकड़ी थी ना वो भी जापानियों से लड़ रही थी। जापानियों ने उनको हरा दिया और जितने सैनिक थे उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। इनके अंग्रेजी लेफ्टिनेंट कौन थे? कर्नल LV फ्रिज पैट्रिक थे। इन्होंने जापान के युद्धबंदी हुए थे, किंतु बैंकॉक जो निवासी थे भारतीय सिख ज्ञानी पीतम सिंह, इन्होंने जिम्मेदारी ली कि भैया हमने युद्ध किया था और कैप्टन मोहन यादव को मतलब मोहन सिंह को बुलाया और कुछ अन्य भारतीय सैनिक थे उनको क्या किया? इनको युद्धबंदी घोषित करने की जगह इन्होंने जापान के मित्र का दर्जा दे दिया। जापान के मेजर आईबाची फ्यूजीवारा एवं ज्ञानी पीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को भारतीय नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। तो जैसे ही जो मोहन सिंह थे वो पकड़े गए, कैप्टन मोहन सिंह, तो इनको क्या युद्धबंदी बनाने के लिए घोषित किया जा रहा था। लेकिन जो ज्ञानी पीतम सिंह है इन्होंने जापानी सेना को मनाया, उनसे बातचीत की, उनसे बोला कि यार भैया क्या करोगे तुम इनको युद्धबंदी घोषित करने से, एक काम करो अपन भारत को आज़ाद कराते हैं, इनको जापान का मित्र बनाते हैं और जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो अपन उनसे कुछ काम हम करवा लेंगे या कुछ अपना फ़ायदा करवा लेंगे। तो एक मान गए। तो जापान के जो मेजर थे आईवाची, इन्होंने बोला अच्छी बात है ये तो भैया। और फ्यूजीवारा आईवाची बात उनको समझ में आ गई, किनकी? ज्ञानी पीतम सिंह की, क्योंकि ज्ञान की बात थी। कैप्टन मोहन सिंह को इन्होंने नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया कि एक काम करो, मोहन सिंह से बोला कि आप नेशनल आर्मी जो है इंडियन नेशनल आर्मी उनका नेतृत्व करो। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इनके लिए सहमत हो गए। भैया इन्होंने बोला कि चलो हम ठीक है हम कर दे रहे हैं इसका नेतृत्व इंडियन नेशनल आर्मी का। फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। कब किया गया है? फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया।
इसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। तो जो मलय अभियान था उसके तहत जितने भी ब्रिटिश सेना की जो सैनिक थे वह पराजित हुए थे, उनको सब शामिल करके इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। कब? फरवरी मार्च 1942 में। स्पष्टतः INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह और फ्यूजीवारा ने दिया था। जो INA है उसका विचार किसके द्वारा दिया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह के द्वारा दिया गया था। ज्ञानी है तो भैया और इनने फूंक लगा दी, और फूचीवारा के द्वारा दिया गया था। फूचीवारा। कैप्टन मोहन सिंह ने उसे पहला नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। तो जो मोहन सिंह है, कैप्टन मोहन सिंह है, इनके द्वारा ही सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आर्मी है, इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न एक औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ था। तो जो आज़ाद हिंद फौज है उसके पहली डिवीज़न की जो औपचारिक गठन है कब किया गया था? सितंबर 1942 को किया गया था। सितम खा के किया था, सितंबर 1942 को किया था। और कैप्टन मोहन सिंह और इनके प्रथम सेनापति बने थे। तो कैप्टन मोहन सिंह क्या बने थे? पहले ही इनने साहसिक कार्य किया था, इसको नेतृत्व प्रदान करके, और पहले सेनापति बने थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कब किया गया है? 21 को किया गया है, मतलब 2-1 को लिया बुलाया। ओ भैया यहाँ आओ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। मतलब पहले ही से सिंगापुर के सपने देखे जा रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र सरकार की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। किसके द्वारा किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को एक अस्थायी सरकार बनाई गई है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए, जिसका नाम है आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज भी 1943 में बनी है, लेकिन 4 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 अंग थे। पहला आता है फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेटस सेटलमेंट। सिंगापुर पर आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। तो सिंगापुर क्या था? ब्रिटिश मलय का अंग था, और ब्रिटिश मलय के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं या फिर 3 भाग आते हैं। पहला आता है फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और तीसरा आता है स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्र आते हैं। तो जो स्टेटस सेटलमेंट है, मतलब अच्छे से सेटल नहीं हुआ था, 4 अलग अलग इसके भाग थे। कौन सा? पहला आता है मलक्का, दूसरा आता है डिडिगन, पेनोंग और सिंगापुर। तो स्टेटस सेटलमेंट है उसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं। पहला आता है मलक्का, जो कि वर्तमान में मलेशिया का राज्य है। मलेशिया का नाम एक राज्य है जिसका नाम है मलक्का। दूसरा आता है डिडिंग, ये मलेशिया का एक पेराक राज्य का ज़िला है। मलेशिया के पेराक राज्य का एक ज़िला है डिडिंग। और पेनोंग, यह वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। पेनोंग क्या है? वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई सिंगापुर अगस्त में। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 3 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग हो गया। देखो तो क्या हुआ है? 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बन गया सिंगापुर। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 1963 में इसने। 9 अगस्त 1965 को क्या हुआ? मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया इसको। इसी दिन से स्वतंत्र देश बन गया ये, जिस दिन इसका स्पष्टतः
प्रस्ताव पारित हो गया, उसी दिन से ये क्या हो गया, स्वतंत्र देश बन गया। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तब वह मलय का हिस्सा था। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था तो सिंगापुर क्या था, एक मलय का हिस्सा था। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। तो सिंगापुर जो कि उस समय तत्कालीन मलय का क्षेत्र था, उसने क्या कहा था, अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज में जब सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों का आह्वान किया था तो क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बहुत त्याग किए हैं किंतु अभी प्राणों की आहुति शेष है। आज़ादी के हम इस शीश पर जो शीश फल चढ़ा देने वाले पागलों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था और आज हम सारे देश का नारा हो गया है। तो जय हिंद क्या था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था और आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का एक ढंग होता था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया जाता है। 12 नवंबर को मनाया जाता है आज़ाद हिंद फौज दिवस और 5 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाया जाता है आज़ाद हिंद सप्ताह मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1945 में मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया था। जैसे इन्होंने भारत में एंट्री ली, इनको अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा पकड़ लिया गया और नवंबर 1945 को इन पर दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। इनके 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी दे दी गई थी। तो इसमें 3 मुख्य आयुक्त थे जिनका क्या नाम था, पहले थे प्रेम सहगल, दूसरे थे गुरुबख्श सिंह और तीसरे आते हैं शहनवाज को फांसी की सज़ा दी गई थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। और जो राशिद है उनके पास रस्सी उसकी काट के 7 साल की सज़ा दी गई थी और 3 व्यक्तियों को फांसी हुई थी जिसमें आते हैं प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज सिंह। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। तो कांग्रेस इनको बचाने के लिए सामने आई और इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अशरफ अली और जवाहरलाल नेहरू वकील थे। जो आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति थी इसमें नेतृत्व किया था भूला भाई देसाई ने और इनका साथ दिया था तेज बहादुर सप्रू तेज थे, कैलाश नाथ काटजू काट देते सारे अंग्रेज़ों को, अशरफ अली बिना फांसी देखे और जवाहरलाल नेहरू और जवाहर हो जाते। ये सब समिति में थे, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के सदस्य थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। जो 3 व्यक्तियों को मृत्यु हुई थी, मतलब फांसी की सज़ा दी गई थी, उनको जब देखा लॉर्ड बेवेल ने कि पूरे भारत में दंगे हो रहे हैं, सब लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग किया और मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध पद्धति की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी इसमें बहुमत प्राप्त कर लिया था।
अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड सारे प्रश्न उत्तर। पहला क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इनका उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इन्होंने 1990 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1939 में ही इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। फिर 1941 में जर्मनी चले गए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और प्रायः इन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। 1939 को कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना की थी? जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। INA के मानसिक पुत्र थे, तो INA के मानसिक किसका पुत्र था? तो ये ज्ञानी पीतम सिंह और वो आजीवाजी कुछ थे ना, हाँ, मेजर आईवाची फ्यूजीवारा के मानसिक उपज थी। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हो गई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थे LV फिट्जपैट्रिक। जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक वासी भारतीय सिख ज्ञानी पीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह और अन्य भारतीयों को युद्धबंदी के बजाय जापान मित्र का दर्जा दे दिया गया। ज्ञानी पीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री पीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फ्यूजीवारा एवं ज्ञानी पीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में मोहन कैप्टन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी और मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी पीतम सिंह और फ्यूजीवारा ने दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने अपना प्रथम नेतृत्व प्रदान करके साहसिक कार्य किया था। INA किसके दिमाग की उपज थी? तो ये थी मोहन सिंह की। इसकी स्थापना मोहन सिंह को भी नेतृत्व जाता है क्योंकि इन्हें नेतृत्व किया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये मोहन सिंह के द्वारा सुझाया गया था। यदि ज्ञानी पीतम सिंह और मेजर फ्यूजीवारा का नाम विकल्प में नहीं होता तो विकल्प में मोहन सिंह को ही सही माना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन का औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 को की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र के भारतीयों द्वारा भारतीय राजनीति संगठन ऑल मलय मतलब जो मलय के क्षेत्र थे वहाँ पर भारतीयों के द्वारा बनाया गया था ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस को निमंत्रण दिया गया था कि अध्यक्षता करो आप इसकी। जून 1942 में संपन्न हुए बैंकॉक सम्मेलन में काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधि समिति के गठन के प्रस्ताव को दिया गया था, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय एवं अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। मतलब इसमें काउंसिल ऑफ एक्शन और प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय और अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बन गए, जबकि KPK मेनन
नैधम राघवन नागरिक सदस्य एवं मोहन सिंह गिलानी सैनिक उनके सदस्य थे। तो कौन कौन थे? देखो, रास बिहारी बोस ने काउंसिल ऑफ एक्शन की अध्यक्षता की थी और इनके सदस्य थे के मेनन, नैवेद्य राघवन नागरिक सदस्य थे, मोहन सिंह और जो गिलानी हैं वह सैनिक सदस्य थे। जापानियों ने मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी। तो जापानियों से मोहन सिंह के कुछ वैचारिक मतभेद हो गए, जिसके कारण दिसंबर 1942 को मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी। किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को अपने पद से बर्खास्त कर दिया। रास बिहारी बोस ने बोला कि तुम ही जाओ, कोई विघटन नहीं होगा। तो इन्होंने ही, रास बिहारी बोस ने ही मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और INA के नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो फिर क्या हुआ, जो मोहन सिंह थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया जापानी सेना के बाद। गिरफ्तार करने के बाद जो रास बिहारी बोस है उन्होंने INA का जो नेतृत्व है वह महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। तो जब वो सिंगापुर पहुंचे उसके दूसरे दिन ही 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। सुविधा के लिए इन्हें द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी गई। तो इन्हें क्या कहा गया? सुविधा के लिए द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी गई। इसे ही हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के नाम से हम इनको जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो इनका नाम है मोहन सिंह। बाद में कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस ने, वैचारिक मतभेद के कारण। आज़ाद हिंद फौज के पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब की गई है? तो आज़ाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा की गई है 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार बनाई, जिसे आज़ाद हिंद सरकार के नाम से जाना जाता है। कब बनाई गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो ये बनाई गई थी तत्कालिक मलय में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय के 3 भाग थे। पहला फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेटस सेटलमेंट। द्वितीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था। पहले आता है इसमें मलक्का, दूसरा डिडिंग, पेनोंग और सिंगापुर। मलक्का यह वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य था। डिडिंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का जिला था। पेनोंग यह मलेशिया का एक राज्य था और सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग हो गया सिंगापुर। इसी दिन स्वतंत्रता देश बन गया सिंगापुर। सिंगापुर के आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, तब यह मलय का एक हिस्सा था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इनका नाम है रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 में टोक्यो में पहुंचे। उसके तुरंत बाद ही रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति घोषित किया। आज़ाद हिंद फौज के प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? तो जो आज़ाद हिंद फौज है उसका प्रधान कार्यालय बनाया गया था रंगून में, अच्छी तरीके से रंगा गया था रंगून।
1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था 1944 में। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े नहीं थे? तो इनका नाम है BC दत्त, जबकि शहनवाज रशीद अली और PK सहगल इससे जुड़े हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी और सैनिकों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह शहनवाज को फांसी दे दी गई और राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई। BC दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सिंगापुर तात्कालिक मलय में अपने सैनिकों के आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी की भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं ने कहा था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इनका नाम है सीलभद्र याजी। किससे? सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन में इनके साथ भी रहे थे, तो उनका नाम है सीलभद्र याजी। यार थे उनके सीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 3 अप्रैल 1941 को जर्मन पहुंचे और 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से इन्हें द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने के लिए सहमति प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को गिरफ्तार कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया और इसी को ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज की अन्य ब्रिगेड हैं सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? देश नायक तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था और देशभक्तों का देशभक्त कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया और महात्मा गांधी जी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद नारा है सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था, जो कि आज हमारे सारे देश का एक नारा हो गया है। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था आज़ाद हिंद फौज दिवस। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के कितने सैनिकों को किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास हुआ था? तो उनका नाम था राशिद अली। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्त
प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी दे दी गई। राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया था। इनमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अशरफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण विवश होकर लॉर्ड वेवेल ने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग किया और मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चढ़े मुकदमे का सामना किया था? जो चल रहे मुकदमा था उसका सामना नहीं किया था, है ना। तो इसमें प्रेम सहगल आते हैं, शहनवाज आते हैं, गुरबख्श सिंह आते हैं, लेकिन मोहन सिंह नहीं, इनको जापान ने पकड़ लिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चल रहे मुकदमे का सामना नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक और अधिकारियों पर अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें वे एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख पी.के. सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लन को एक साथ अभियुक्त बनाया गया था। कौन कौन से? एक हिंदू थे जिनका नाम है पीर नवाज सहगल, शहनवाज मुसलमान थे और गुरबख्श सिंह एक सिख थे। इनकी बचाव में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, नेहरू आदि वकील थे। नेहरू जी ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लवादा पहना था। 25 साल बाद अपना पोशाक जो थी ना वो पहनी थी इन्होंने। इसके देशव्यापी विद्रोह में मुसलमान लीग ने भी सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि जो मुसलमान भी थे तो मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, सहयोग दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो इनका नाम था भूला भाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू और अशरफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि ने की थी। वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकील की थी? तो वकील कौन थे, वकालत की थी? तो ये है तेज बहादुर सप्रू। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कैलाश नाथ काटजू ने की थी, भूला भाई देसाई ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे की वकील थे? तो इनका नाम है अशरफ अली और भूला भाई देसाई, ये दोनों थे। निम्नलिखित में से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश होने वाले वकील कौन थे? तो इनका नाम है भूला भाई देसाई, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियान चलाया था 1945 में वर्ष। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। INA आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में प्रमुख अभियुक्त में INA के 3 अधिकारी थे, मेजर शहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और कर्नल प्रेम सहगल, जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके मुकदमे के बचाव में वकीलों के नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। औपचारिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं तो आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं बताइए। तो 1945 में क्या हुआ था? तो इसमें 1945 में बेवेल योजना हुई थी, शिमला समझौता हुआ था या सम्मेलन हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह भी किया था और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था, सभी हुए थे। नहीं, सैनिकों ने विद्रोह तो 1946 में किया था ना, 46-47 में, तो ये तीसरा बस नहीं हुआ। बेवेल योजना हुई है, शिमला सम्मेलन हुआ है और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया है। बेवेल योजना 14 जून 1945 को हुई, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। ये देखो
नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ है, 18 से 23 फरवरी 1946 में। और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाजीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम रहे थे। ये हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्य विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध पद्धति योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त कर लिया था।